लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी आज इकोनॉमिक्स, कल एनवायरनमेंट, दोनों ही भोकाल है भाई साहब। आज बहेगा पसीना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, ये मोटिवेशन को अच्छा कौवा के टोकने से चल कर आ। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लाइए चेहरे पर मुस्कान दोस्तों, और ध्यान रखना, आज जो इकोनॉमिक्स का जो भोकाल है ना, इसे पूरी शिद्दत से सुनना दोस्तों, और पूरी शिद्दत से नोट करने की कोशिश करना। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपके होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ही आपको समझा देगा कि हमें आती हुई चीज भी दोस्तों इकोनॉमिक्स में गलत होती है। इकोनॉमिक्स दोस्तों कठिन सब्जेक्ट नहीं है, उसके जो प्रश्न होते हैं ना दोस्तों, उसकी जो भाषा होती है वो उसे दोस्तों कठिन बनाती है। तो आराम से, शिद्दत से, जिस पर मैं आपसे कहूं कि स्टार लगा के जवाब देना है, तो आपको बड़ी आराम से जवाब देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी आप सभी का स्वागत है, और कल आप सभी के लिए एक तांडव होने वाला है। कान खोल के सुनना, कल आपके लिए तांडव होगा, और एनवायरनमेंट का दोस्तों तांडव पहली बार कल मैं करने वाला हूं आपके सामने। बिल्कुल सीमा कुमार, वैशाली, आरती, कन्हैया, अजीत, संगीता, आलोक, वाणी, सभी का स्वागत है। उठा लो पेन दोस्तों, और देखिए आज का मोटिवेशनल कोट। अगर कामयाब बनना है ना, तो मंजिल पर नजर रखो। सुन लो, रीट वालों, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, राजस्थान पटवार, बीडीओ, एसएससी वालों, कान खोल के सुनना। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करते। क्या ये जो कौवे है ना दोस्तों, ये तुम्हारा जो पड़ोसी है, इसके टोकने से मेरा शेर और शेरनी रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनकी आंखों में अपने मां बाप का सपना है और वो पूरा करेंगे। तो कौवों को दोस्तों कांव कांव करने दो, तुम तो पेपर की खोपड़ी में छेद करते जाओ। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके सामने इकोनॉमिक्स जो है, इसके मैं आपके सामने लगभग 50 से 60 सवाल अगले 1 घंटे में रखने वाला हूं। देखिए आपके सामने पहला सवाल, निम्न में से किस गतिविधि का संबंध द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर से नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इसमें से किसका संबंध सेकेंडरी जो सेक्टर है उससे दोस्तों है?
क्या सवाल को कर देना सेकेंडरी सेक्टर से है, मतलब कौन सी गतिविधि है जिसका संबंध दोस्तों द्वितीयक क्षेत्रक से है। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से फटाफट आंसर छापो इसका। सेकेंडरी सेक्टर मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र। अगर आपसे पूछे दोस्तों जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, आपका आंसर देखता हूं पहले। देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों, इसके अंदर आते हैं प्राकृतिक संसाधन। कौन आते हैं? जो आपके नेचुरल रिसोर्स होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ये आप सभी को आता है, मुझे पता है, फिर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखना जो प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये कौन सा है? ये ध्यान रखना प्राकृतिक संसाधन इसके अंदर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों अगर आपसे पूछे, जैसे कृषि है, क्या है? कृषि हो गया, या दोस्तों मत्स्यन क्या है? जो मछली पालन है, या फिर दोस्तों वानिकी, कौन सा है? वानिकी, या फिर आपका खनन, कौन है? खनन। ये चारों की चारों दोस्तों किसमें? ये चारों की चारों ध्यान रखना प्राइमरी सेक्टर में। केवल दो मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पहला सवाल ही आपको समझा देगा कि गई भैंस पानी में। सुनना, द्वितीयक क्षेत्र दोस्तों, इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। वैसे तो दोस्तों इसमें क्या आते हैं? उद्योग आते हैं। क्या आते हैं? उद्योग। अगर आपसे पूछे कि दोस्तों निर्माण किसमें आता है? निर्माण है, या दोस्तों विनिर्माण है। क्या है? विनिर्माण है। और दोस्तों तीसरा ध्यान रखना, जो विद्युत और गैस दोस्तों, ये तीनों की तीनों किसमें है? ये सेकेंडरी सेक्टर में। और पूछे टर्सरी सेक्टर में क्या है दोस्तों? इसमें सेवा है। सेवा का मतलब संचार है, या दोस्तों परिवहन है, या दोस्तों बैंकिंग है, या फिर दोस्तों आपसे बोले बीमा है। क्या है? बीमा। इन तीनों पॉइंट को आराम से नोट करना। और देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीन सेक्टर थे। अब मैंने पूछा है कौन सी गतिविधि का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है? तो कृषि का दोस्तों नहीं है, निर्माण का है, वानिकी का नहीं है, संचार का नहीं है, विद्युत गैस आपूर्ति का है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों पॉइंट जो है ना, इन्हें बड़ी शिद्दत से नोट करना, सवाल गलत मत करना। फिर कह रहा हूं आपसे, प्राइमरी कृषि, मत्स्यन, वानिकी और खनन, ये दोस्तों प्राइमरी है। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, विद्युत और गैस आपूर्ति। ये निर्माण और विनिर्माण जो है ना, ये दोनों अलग अलग है। निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, जैसे भवन का निर्माण। विनिर्माण का मतलब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपके कपड़ा बना दिया, ये मैन्युफैक्चरिंग है। दोस्तों आपका ब्रेड बना दिया, ये मैन्युफैक्चरिंग है। टर्सरी सेक्टर संचार, परिवहन, बैंकिंग और सेवा, ये ध्यान रखना तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक कौन है? तो नोट कर लेना दोस्तों, इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ जो है वो इसके लेखक हैं। और इन्हें ही दोस्तों क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन्हें कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, एडम स्मिथ को कहते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, ये सीधा सीधा छपेगा। क्या? सीधा छपेगा दोस्तों। कौन करता है? CSO। इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। क्या बोलते हैं? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अब कंफ्यूज मत होना, दो संस्थाएं दोस्तों, एक संस्था का नाम है CSO, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, और एक का नाम है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान। लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं
होना है। अगर पूछे आपसे CSO, इसका मुख्यालय तो कहां पर है? दिल्ली के अंदर। कहां है? दिल्ली में। और अगर आपसे पूछे हाल ही में CSO और NSSO ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो मंत्रालय का नाम है MOSPI। क्या है? MOSPI। आपसे सीधा पूछ लेगा कि जो CSO है ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो नोट करना दोस्तों, ये MOSPI मंत्रालय के अधीन है। MOSPI क्या है अभी बताऊंगा। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। और इसकी स्थापना किसने की थी? महालनोबिस। किसने की थी? महालनोबिस। और याद करो, सेकंड पंचवर्षीय योजना किसके सिद्धांत पर आधारित है? महालनोबिस के सिद्धांत पर। और अगर आपसे पूछे स्थापना कब होती है? 1931 में होती है। इस क्वेश्चन को नोट करना, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान। जब पेपर में आएगा ना ये क्वेश्चन, तो हम यही बता के आएंगे। क्या? यही बताएंगे। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। केंद्रीय सांख्यिकीय दोस्तों संगठन, ये पूछे आपसे दिल्ली में मुख्यालय, और अगर इसका मुख्यालय पूछे तो कोलकाता में। कहां है? कोलकाता में। अगर आपसे पूछे ये किस मंत्रालय के अधीन है? MOSPI मंत्रालय के अधीन है। अगर आपसे पूछे MOSPI जो है इसका अर्थ क्या है, तो लिखना दोस्तों, MOSPI का मतलब है सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। क्या है? सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये दोस्तों इसका अर्थ है। ठीक है। अगर आपसे पूछे CSO NSSO, ये ध्यान रखना दोस्तों, सांख्यिकीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। हाँ, अरे भाई यही बाद में NSO बन गया। क्या? मेरे को तुमने बताने का मौका ही कहां दोगे तुम। यही बाद में दोस्तों NSO बन गया। क्या? यही जो दोनों थे वो बाद में क्या कहलाए? NSO। तो आप तो ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला अलग अलग बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापो। जो अवमूल्यन है, डीवैल्यूएशन है। क्या? जो डीवैल्यूएशन है इसका क्या प्रभाव पड़ता है? निर्यात महंगे हो जाते हैं, आयात सस्ते हो जाते हैं। निर्यात को बढ़ावा मिलता है, आयात को बढ़ावा मिलता है। अब देखो हुआ ना, रायता इसमें फैलता है। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपको ठीक लगेंगे। क्या? चारों ही ऑप्शन। अब होगा कंफ्यूजन। चलो तुक्केबाज तुक्का मारेंगे। चलो बताइए, ABCD 4 ऑप्शन है, कौन कौन इसमें तुक्का मारना चाहेगा? फटाफट छाप दो। अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है? डीवैल्यूएशन का क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से ऑप्शन आपके सामने है और फटाफट। हाँ, अरे गुड इवनिंग छोड़ो, तुम ये बताओ, चारों ऑप्शन आपके सामने देखिए। जो अवमूल्यन है ना दोस्तों, इसका मतलब है कि जो भारत की जो खुद की मुद्रा है, इस मुद्रा का दोस्तों जो मूल्य है, मुद्रा का मूल्य कम होना। क्या? मुद्रा दोस्तों जो है इसका मूल्य कम हो जाता है अवमूल्यन के अंदर। मान लेते हैं दोस्तों, पहले $1 में 70 रुपये आ रहे थे, अब $1 में दोस्तों क्या आएंगे? 80 रुपये आएंगे। इससे जो निर्यात है, क्या? जो निर्यात है ना दोस्तों, निर्यात तो सस्ता होगा, आयात महंगा होगा। क्या? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे दोस्तों निर्यात जो है वो सस्ता हो जाएगा और जो आयात है ये दोस्तों महंगा होगा। क्या होगा? आयात होगा महंगा। अगर आपसे पूछे कोई चीज सस्ती होगी तो दोस्तों ये बढ़ेगी या कम होगी? तो ये बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? लोग दोस्तों अधिक मंगाएंगे क्योंकि सस्ती हो गई, तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और आयात महंगा हुआ है तो आयात दोस्तों घटेगा। क्या? आयात घटेगा। दोनों क्वेश्चन नोट करना।
निर्यात महंगे हो जाते हैं। गलत ऑप्शन दोस्तों, निर्यात सस्ता होता है। आयात सस्ते होते हैं, ये भी गलत ऑप्शन है। आयात महंगे होते हैं। आयात को बढ़ावा मिलेगा? नहीं दोस्तों, आयात को बढ़ावा नहीं मिलेगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो जो अवमूल्यन है, जो डीवैल्यूएशन है, इससे दोस्तों क्या होगा? डीवैल्यूएशन से निर्यात बढ़ेगा, आयात घटेगा। क्या? निर्यात बढ़ेगा, आयात घटेगा। निर्यात सस्ता होगा, आयात दोस्तों महंगा होगा। किससे? डीवैल्यूएशन या फिर दोस्तों अवमूल्यन से। अगर आपसे पूछ ले अभी तक दोस्तों कितनी बार अवमूल्यन हुआ है, तो भारत में दोस्तों जो अवमूल्यन है वो 1949 में हुआ पहली बार दोस्तों। अगर पूछे, फिर कह रहा हूं सवाल को नोट करना, भारत में अवमूल्यन दोस्तों कब कब हुआ, तो नोट करना 1949 को हुआ पहली बार दोस्तों। दूसरा पॉइंट नोट करना, अगर आपसे पूछे क्या हुआ, ये टी शर्ट मुझे दे दे ठाकुर, आजा जयपुर जोधपुर आना पड़ेगा ना, लिखना 1949 1966 से। अब दोस्तों 1991 जो है ना, इसमें दो बार हुआ। क्या हुआ? दो बार हुआ, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को, है ना। तो ध्यान रखना है 1949 1969 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991। तो ये दोस्तों भारत में अवमूल्यन किया गया। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद से निवल राष्ट्रीय आय किस किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? किससे दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद, इसे कहते हैं जीडीपी, और निवल राष्ट्रीय आय इसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, आपसे पूछे एनएनपी, आप तो एक लाइन ध्यान रखना आप मेरी, बस केवल एक पॉइंट लिख लेना नोट करके लिए कि जब ग्रोस से लिखना दोस्तों, सकल से निवल निकालने के लिए, क्या सकल का मतलब होता है ग्रोस, क्या होता है ग्रोस, और निवल का मतलब होता है नेट, क्या होता है नेट। सकल से निवल प्राप्त करने के लिए मूल्य ह्रास, किसे? मूल्य ह्रास या फिर दोस्तों डेप्रिसिएशन, क्या? डेप्रिसिएशन, या हिंदी में इसका दूसरा नाम भी है घिसावट। क्या है? घिसावट है। तो ध्यान रखना, सकल से निवल प्राप्त करने के लिए मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। लिखना इस पॉइंट को। अगर आपसे पूछे कि ग्रोस से क्या निकालना है? नेट निकालना है। क्या? ग्रोस से नेट निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों? मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन या घिसावट जो है, इसे घटाया जाएगा। इस लाइन को लिख लो, सीधा सवाल पेपर में पूछेगा आपसे कि अगर आपसे पूछे कि भाई जीडीपी से एनडीपी निकालना है, क्या? जीडीपी से एनडीपी, सकल से क्या निकालना है? निवल निकालना है। तो कुछ नहीं करना, घिसावट को दोस्तों कम करना है। क्या? घिसावट को कम करना है, ठीक है। सकल का मतलब होता है कुल, क्या? कुल। नेट का मतलब होता है उसमें से घिसावट निकालने के बाद में, उसमें से जो मूल्य ह्रास उसको निकालने के बाद में, उसमें से डेप्रिसिएशन को निकालने के बाद में। तो ध्यान रखना, ग्रोस से अगर दोस्तों नेट निकालना है तो सीधा सीधा ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन या घिसावट जो है उसे दोस्तों घटाया जाएगा। लिख लिया? ये पॉइंट लिखा आपने। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे दोस्तों, फिर नोट में दूसरा पॉइंट लिखना, नोट में सेकंड पॉइंट, ये सीधा सीधा पेपर में आपके आएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो घरेलू है, क्या? घरेलू डोमेस्टिक, क्या? घरेलू डोमेस्टिक से राष्ट्रीय नेशनल, क्या? राष्ट्रीय नेशनल निकालने के लिए, क्या? निकालने के लिए विदेशी आय को जोड़ा जाता है। क्या? विदेशी आय को जोड़ा जाता है।
अगर आपसे पूछे जो डोमेस्टिक है, क्या है, जो डोमेस्टिक है उससे नेशनल निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, जो विदेशी आय है इसको जोड़ा जाएगा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे जीडीपी से क्या निकालो, जीडीपी से जीएनपी निकालो, क्या निकालो, जीएनपी, तो डी से निकालना है एन, तो डी से एन निकालने के लिए विदेशी आय को जोड़ा जाएगा। फिर कह रहा हूं, ये दोनों पॉइंट अच्छे से नोट करना। अगर आपसे पूछे, ये इकोनॉमिक्स का खेला है भाई साहब, ये इकोनॉमिक्स का खेला है, जितना घिसेगा ना इसमें उतने फ्री के नंबर है इसमें। 2 पॉइंट लिखवाए मैंने आपको। पहला पॉइंट क्या लिखाया कि सकल से निवल निकालना है, क्या, ग्रोस से नेट निकालना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये डेप्रिसिएशन जो है, जो घिसावट है, उसे दोस्तों घटाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखाया डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, तो जो विदेशी आय है इसे दोस्तों ध्यान रखना, इसे जोड़ा जाएगा। आपसे सवाल मैं पूछता हूं, आप बताना इस सवाल का आंसर। अगर आपसे मैं लिख दूं कि जीडीपी से क्या निकालना है, जीडीपी से निकालना है आपको दोस्तों एनडीपी, क्या निकालना है, एनडीपी, तो बताओ क्या करोगे इसमें। जीडीपी से एनडीपी निकालने के लिए सकल घरेलू उत्पाद, क्या, सकल घरेलू उत्पाद, इससे दोस्तों निवल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए क्या किया जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, जल्दी जल्दी छापो। सकल घरेलू उत्पाद से निवल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए क्या किया जाएगा। बिल्कुल देखिए, अरे वही तो बताया अभी मैंने आपसे कि जब सकल से क्या निकालना है, निवल निकालना है, तो क्या करना है आपको, इसमें जो घिसावट है या फिर जो डेप्रिसिएशन है या जो मूल्य ह्रास है, इसे आपको घटाना है, क्या, इसे आपको घटाना है। यही तो मैंने आपको अभी लिखाया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और वो है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। तो हेडिंग डाल देना नाबार्ड, क्या डालोगे, नाबार्ड, फटाफट लिखना नाबार्ड। पहली बात तो दोस्तों लिख लेना, इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को होती है। जब पेपर देने जाओगे ना, तो आज की क्लास को याद रखना, आज की क्लास को याद रखना। 23 तारीख की क्लास है, रात को 8 बजे। इसमें से 5 नंबर जो है ना, देखना आप सीधा सीधा छपेंगे। 12 जुलाई 1982 और लिख लेना शिव रमन समिति। कौन सी है, शिव रमन समिति की सिफारिश पर दोस्तों स्थापना होती है इसकी। और आपसे पूछे कौन इसके वर्तमान में हेड है, गोविंद चिंतालू दोस्तों इसके वर्तमान में हेड हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो लिखना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में कहें तो राष्ट्र दोस्तों एग्रीकल्चर, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बिटकॉइन के खोजकर्ता कौन है। नोरिया तानाकुची है, रिचर्ड फिनमैन है, सातोशी नाकामोतो है, जेम्स विल्सन है। ये चारों की चारों नाम राजस्थान एसआई के एग्जाम में 4 क्वेश्चन के रूप में पूछे गए। क्या, चारों नाम 4 क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए राजस्थान सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। नोरिया तानाकुची, रिचर्ड फिनमैन, सातोशी नाकामोतो और जेम्स विल्सन। देखिए नोरिया तानाकुची, अगर आपसे पूछे नैनो तकनीक शब्द, कौन सा, नैनो तकनीक जो शब्द है ये किसने दिया दोस्तों, ये दिया नोरिया तानाकुची ने। अगर आपसे पूछे जो नैनो तकनीक के दोस्तों जो पिता हैं, नैनो तकनीक के जो पिता है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कौन है, तो वो है रिचर्ड फिनमैन। सातोशी नाकामोतो बिटकॉइन किसके दोस्तों, बिटकॉइन के अगर आपसे पूछे खोजकर्ता कौन है, सातोशी नाकामोतो। और अगर आपसे पूछे आयकर दोस्तों, ये पहली बार किसने लगाया, जेम्स विल्सन ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातोशी नाकामोतो। चारों क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए,
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अगर आपसे पूछे पहला भारतीय कौन था, क्या पहला भारतीय कौन था, तो नोट करना दोस्तों, अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे 1998 के अंदर। और लोक कल्याणकारी राज्य किसके लिए मिला है? लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। अगर आपसे पूछे पहले भारतीय कौन थे, वो दोस्तों अमर्त्य सेन थे, 1998 में मिला है। और लिख लेना लोक कल्याणकारी राज्य के लिए दिया गया। अगर आपसे पूछे इसके बाद में दोस्तों कि हाल ही में किसको दिया गया सन 2020 का, तो लिखना दोस्तों सन 2020 का जो है वो किसको मिला? एक तो रॉबर्ट और दोस्तों मिलीग्राम। किसको मिला है? रॉबर्ट और मिलीग्राम को नीलामी सिद्धांत के लिए मिला। किसके लिए मिला? नीलामी सिद्धांत के लिए रॉबर्ट और मिलीग्राम को दिया गया सन 2020 का। वस्तु और सेवा कर किस सूची का कर है? ये मैंने कल भी आपको लिखाया था, समवर्ती सूची का कर है। कौन सा? वस्तु और सेवा कर, जीएसटी। और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद दोस्तों 246 से। कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन। कौन सी समिति है? विजय केलकर समिति। और अगर आपसे पूछे कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। और पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य दोस्तों असम। कौन है? असम। ये सारी की सारी बातें मैं आपको लिखा चुका हूं। किस सूची का कर है ये ध्यान रखना, समवर्ती सूची या कौन करंट लिस्ट जो है उसका कर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसोलिडेटेड फंड कौन सा है? कंसोलिडेटेड जो फंड है ये अगर आपसे पूछे इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है, तो देखिए अनुच्छेद 243 आई। अगर आपसे पूछे राज्य वित्त आयोग, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 आई में। किसका? राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 267 दोस्तों आकस्मिक निधि। किसका उल्लेख है? आकस्मिक निधि का उल्लेख है किसके अंदर? 267 में। और अगर आपसे पूछे संचित निधि का उल्लेख कहां पर है? संचित निधि का उल्लेख है 266 में। और अगर पूछे आपसे वित्त आयोग का उल्लेख कहां पर है? ये दोस्तों 280 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही आंसर है कि अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख। चारों की चारों अनुच्छेद आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग, 267 आकस्मिक निधि, अगर पूछे 266 संचित निधि और 280 ये दोस्तों आपका वित्त आयोग। कौन सा है? वित्त आयोग। चारों की चारों अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार किससे संबंधित है? तो दोस्तों लिख लेना शेयर मार्केट। किससे दोस्तों? शेयर मार्केट से संबंधित है पूंजी बाजार। और इस पर कंट्रोल किसका होता है? तो लिखना दोस्तों इस पर रेगुलेशन होता है सेबी का। किसका होता है? सेबी का। और कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ जो सेबी है ये किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई? सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में। कब होती है? 1988। लेकिन इसका अधिनियम कब आता है दोस्तों? इसका अधिनियम आता है 1992। कब? 1992 इसका अधिनियम आता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों तीसरा पॉइंट कि जो सेबी है इसका मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई के अंदर। और अगर आपसे पूछे इसके वर्तमान में हेड कौन है? अजय त्यागी दोस्तों इसके वर्तमान में हेड हैं। और किसको कंट्रोल करता है? शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। किस समिति की सिफारिश पर? फेरवानी समिति की सिफारिश पर। तो नोट कर लेना कौन सी समिति है? फेरवानी
समिति जो है इसकी सिफारिश पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सीधा सवाल पूछेगा आपसे, ये इकोनॉमिक्स जो है ना शुरुआत में थोड़ा डराएगी, बस तुम डरना मत। क्या तुम डरना मत दोस्तों, थोड़ा सा इत्तू सा डराती है शुरुआत में, बस तुम अगर डरे नहीं ना तो इसकी खोपड़ी में 4 छेद पक्के। अगर डरे नहीं दोस्तों तो लिख लेना फेरवानी समिति। ध्यान रखना दोस्तों, सेबी की स्थापना है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 है, अधिनियम 1992 का है, इसके मुख्यालय मुंबई के अंदर है, अजय त्यागी इसके हेड है। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों टमाटर प्याज, क्या टमाटर प्याज और आलू, इसे कहते हैं TOP दोस्तों, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, इनकी दोस्तों जो कीमत है, इस कीमत में उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना। क्या करना? उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखना। तो ऑपरेशन ग्रीन नोट कर लेना, टमाटर प्याज आलू, इनकी दोस्तों जो कीमत है इसके उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखना, ऑपरेशन ग्रीन। इसे ही दोस्तों TOP कहते हैं। क्या? टॉप का मतलब टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ATM जो है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? ATM को प्लास्टिक मनी दोस्तों कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित है, कौन सा गलत है? फिर देखो, प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन एकदम ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में दोस्तों उद्योग, ये भी ठीक है, तृतीयक जो क्षेत्र है उसमें सेवा, ये भी ठीक है, चतुर्थक क्षेत्र इसमें दोस्तों संचार, यहां पर गड़बड़ हो गई। क्या? यहां पर दोस्तों गड़बड़ हो गई, ऑप्शन नंबर डी। चतुर्थक जो क्षेत्र है ना उसमें नोट कर लेना, इसमें आता है दोस्तों शिक्षा संबंधित अनुसंधान। क्या? शिक्षा संबंधित दोस्तों जो अनुसंधान है वो किसमें आता है? चतुर्थक क्षेत्र के अंदर। अगर आपसे पूछे संचार किसमें था? संचार तो दोस्तों तीसरे क्षेत्र में। क्या? संचार है, परिवहन है, संचार परिवहन, बैंकिंग, क्या बैंकिंग दोस्तों या बीमा जो है, ये सब की सब किसमें है? ये सब की सब दोस्तों थर्ड सेक्टर के अंदर है। फोर्थ सेक्टर में क्या आता है? फोर्थ सेक्टर में शिक्षा संबंधित जो अनुसंधान है ये आते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है एकदम दोस्तों गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नोट करना NK सिंह, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसकी जो स्थापना है अनुच्छेद 280 कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने वर्षों के लिए करता है? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और अगर आपसे पूछे पहला वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। और 14वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी। कौन है? YV रेड्डी। और 15वें के कौन है? 15वें के ध्यान रखना NK सिंह। जन धन योजना कब आरंभ हुई? तो नोट करना दोस्तों, ये स्टार्ट होती है 28 अगस्त 2014। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना। इस लाइन को नोट करना, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना। किसकी योजना है? वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना। और इसके द्वारा दोस्तों मेरा खाता भाग्य विधाता, क्या मेरा खाता भाग्य विधाता, ये इसकी टैगलाइन है। और दोस्तों इसमें क्या किया गया? जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो इसके अंदर दोस्तों खोले गए। तो जनधन योजना अगर आपसे पूछे कब लॉन्च होती है? 28 अगस्त 2014। तेंदुलकर समिति, अगर आपसे पूछे कि तेंदुलकर
समिति, या दोस्तों आपसे पूछ ले कौन सी, इसके अलावा पूछे आपसे रंगराजन समिति, कौन सी है, रंगराजन समिति, या आपसे पूछे दांडेकर और रथ समिति, कौन सी है, दांडेकर और रथ समिति। ये इन सभी का संबंध किससे है, इनका संबंध है गरीबी से, किससे, गरीबी या फिर पॉवर्टी जो है इससे संबंधित है। सवाल पूछे, अभी क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो नरसिम्हन अगर पूछेगा बैंकिंग सुधार, क्या अगर पूछे नरसिम्हन दोस्तों तो लिख लेना नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार, किससे, बैंकिंग सुधार से। चेलैया समिति, चेलैया समिति का संबंध है कर सुधार, किससे, चेलैया समिति दोस्तों इसका संबंध है कर सुधार से। इन्हें ध्यान रखना, दांडेकर, तेंदुलकर, रंगराजन तीनों का संबंध गरीबी से, नरसिम्हन बैंकिंग से, चेलैया दोस्तों इसका संबंध है कर सुधार से। मेक इन इंडिया पहल का संबंध किस सेक्टर से है, तो लिखना दोस्तों इसका संबंध है द्वितीयक क्षेत्र, किससे, सेकेंडरी से, मतलब कि उद्योग जो है इसको बढ़ावा देना, घरेलू उत्पादन जो है इसको बढ़ावा देना, इसका संबंध है मेक इन इंडिया। और ये योजना दोस्तों कब स्टार्ट हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताओ, यह जो योजना है ये कब स्टार्ट की गई, मेक इन इंडिया। फेमा की फुल फॉर्म क्या है, ये वो सवाल है जो 5 में से 4 तो यही आते हैं। एक सवाल आता है दोस्तों जो इकोनॉमिक्स के अंदर घुस के आता है ना, 5 में से 4 तो यही आते हैं, एक अंदर घुसेगा। तुम 4 कर लेना, अपन को 5 नहीं करने का, अपन 4 कर लेंगे, बहुत है ना। फेमा की फुल फॉर्म क्या है, देखिए एक था दोस्तों फेरा, क्या, फेरा, और फिर फेरा दोस्तों किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया फेमा में। अगर आपसे पूछे फेरा की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, ये दोस्तों एक्ट है। इसमें जो रेगुलेशन है इसकी जगह दोस्तों नया शब्द आ गया और वो है मैनेजमेंट, क्या है, इसमें जो रेगुलेशन है उसकी जगह दोस्तों कौन सा शब्द है, मैनेजमेंट अधिनियम। अगर पूछे ये कब आया, 1974, और ये कब आया दोस्तों, ये आया 1999। दोनों क्वेश्चन नोट करना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ये आया 1974 में, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये आया दोस्तों 1999 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये है दोस्तों नरेगा, क्या है, नरेगा। अगर आपसे पूछ लेना नरेगा क्या है, तो ध्यान रखना नरेगा एक अधिनियम है, ये गड़बड़ मत कर देना। अगर आपसे पूछे नरेगा क्या है, ये नरेगा दोस्तों एक अधिनियम है, क्या है, अधिनियम है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम। और कब का अधिनियम है, सन 2005 का। लागू कब से हुआ है, 2 फरवरी 2006 से। और अगर पूछे आपसे कि ये मनरेगा जो है, मनरेगा में कब बदला था, तो लिखना दोस्तों ये मनरेगा में बदला है 2 अक्टूबर 2009। कब बदला, 2 अक्टूबर 2009। तो ध्यान रखना नरेगा का अधिनियम 2005 का, नरेगा कब से लागू हुआ, 2 फरवरी 2006 से। ये दोस्तों इसमें महात्मा गांधी कब जुड़ा है, तो 2 अक्टूबर 2009 को। पीएम किसान योजना अगर पूछे आपसे कब से लागू होती है, 24 फरवरी 2019 से। किसान का अर्थ क्या है, इसकी फुल फॉर्म है कृषक सम्मान निधि योजना, क्या है, कृषक सम्मान निधि योजना। और अगर आपसे पूछे कहां से लागू होती है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कहां से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और इस योजना में क्या है दोस्तों, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें मिलेंगी, टोटल इसमें 6,000 रुपया
प्रत्येक किसान को दिया जाएगा। पहले इसमें दोस्तों 6,000 रुपया नहीं था, पहले इसमें हर किसान के लिए नहीं था, लघु और जो सीमांत किसान है, जो छोटे किसान होते हैं ना, उनके लिए था। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है प्रत्येक किसान के लिए इसमें 6,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। 24 फरवरी 2019 को ध्यान रखना, इस योजना को दोस्तों लागू किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से लागू होती है? 1997 से 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी होती है? यह होती है दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है IBRD। यह भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। विश्व बैंक का दूसरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछे किस सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना होती है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कब हुआ था? 1944 में। कहां हुआ था? अमेरिका के अंदर। कौन सी दो संस्थाएं सामने आती है दोस्तों? जुड़वा बहन। कौन आती है? जुड़वा बहन। इसमें विश्व बैंक है और साथ में दोस्तों IMF। मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन DC। कहां है? वाशिंगटन DC। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? डेविड मालपस। कौन है? डेविड मालपस दोस्तों इसके वर्तमान में हेड है। और इसी के द्वारा कौन सी रिपोर्ट आती थी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कौन सी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। और इसे दोस्तों बंद कर दिया किसने? विश्व बैंक ने इसको बंद कर दिया। किसान संपदा योजना स्थापित हुई। अगर आपसे पूछे संपदा का संबंध किससे है? फूड प्रोसेसिंग। इतना ही ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे संपदा का संबंध किससे है? फूड प्रोसेसिंग से। मतलब कि दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण। किससे है? खाद्य प्रसंस्करण। और अगर आपसे पूछे इसका अर्थ क्या है? अरे इसका अर्थ है टमाटर से दोस्तों चटनी बनाना। और राजस्थान वाले एक बात ध्यान रखना, फूड प्रोसेसिंग का मतलब हुआ मेगा फूड पार्क। और राजस्थान में हाल ही में एक मेगा फूड पार्क लगाया गया बीकानेर के पलाना में। दोस्तों नोट कर लेना, ये केवल राजस्थान वाले लिखेंगे ना, मेगा फूड पार्क। क्या? मेगा फूड पार्क। और अभी दोस्तों हाल ही में राजस्थान में कहां पर? बीकानेर के अंदर दोस्तों मेगा फूड पार्क जो है इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, सागरमाला परियोजना का संबंध है। यह देखना कैसे गलत होता है। क्या? कैसे गलत होता है? क्वेश्चन आपके सामने। सागरमाला परियोजना। ऑप्शन नंबर ए नए बंदरगाहों का विकास, ऑप्शन नंबर बी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर सी दोनों ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत हैं। बताओ। आलू से सोना? अरे आलू से सोना नहीं, हाँ आलू से चिप्स बनाना है ना। मेगा फूड पार्क बीकानेर में अभी स्थापित हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले ना, लेटेस्ट। अरे रूपनगढ़ पुराना हो गया ना, रूपनगढ़ है, जोधपुर है, वो पुराने हो गए। अभी लेटेस्ट 2021 में बीकानेर में। ऑप्शन ए बी सी डी फटाफट छाप के बताओ। सागरमाला परियोजना कौन सी है? सागरमाला परियोजना जल्दी से छाप के बता दो, इसका संबंध किससे है? जल्दी छापो। मुझे पता है तुम क्या आंसर दोगे, मुझे पक्का भरोसा है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखो अगर आपसे पूछे ना कि सागरमाला परियोजना सन 2015 की है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समुद्री जो संसाधन हैं इनका दोस्तों बेहतर उपयोग करना। किसका? समुद्री संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। और इसके लिए दोस्तों नए बंदरगाह निर्माण करना। क्या? बंदरगाहों का निर्माण करना। और जो पुराने बंदरगाह हैं उनका दोस्तों नवीनीकरण करना। क्या? पुराने जो बंदरगाह हैं उनका दोस्तों आधुनिकीकरण करना। दोनों की दोनों जो है वो इसमें किए जाते हैं, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है ना, अरे रसगुल्लो
नोट करना ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों ऑप्शन ठीक हैं। नए बंदरगाह का विकास करना और पुराने का आधुनिकीकरण करना। और अगर पूछे आपसे कौन सी इकोनॉमी को बढ़ाना, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान में सीएजी कौन है? पहली बात तो अनुच्छेद 148 से 151। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर पूछे सीएजी ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान में सीएजी। इनका कार्यकाल कितना होता है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ सीएजी का कार्यकाल कितना होता है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? यह क्वेश्चन कल आया उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम के अंदर। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो नोट कर लेना, वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है। फिनांस मिनिस्टर कौन करता है? फिनांस मिनिस्टर जो है ये करता है। और अनुच्छेद कौन सा है? 279A ये दोस्तों अनुच्छेद है जीएसटी काउंसिल। अगर आपसे कार्यकाल पूछेगा 6 वर्ष या दोस्तों 65 वर्ष, क्या 6 या 65 जो भी पहले हो ये इसका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये दोस्तों आरएएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ये सब इंस्पेक्टर 2021 जो अभी एग्जाम हुआ है दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना पहली बात तो दोस्तों कब से कब तक है? 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना इसका उद्देश्य क्या था? रैपिड इंक्लूसिव, क्या? रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। हिंदी में कहूं तो तीव्र समावेशी और सतत विकास। क्या दोस्तों? तीव्र समावेशी और सतत जो विकास है ये इसका उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करके रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 में होती है। अधिनियम कब आया? 1992 में आया। कौन सी समिति है? फेरवानी समिति है। और अगर पूछे वर्तमान में हेड कौन है? अजय त्यागी हेड है। और अगर पूछे मुख्यालय कहां है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में दोस्तों एक तो स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई और एक है दोस्तों एनएसई। बीएसई की फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है? अगर आपसे पूछे इसकी फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और अगर पूछे आपसे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपसे पूछे भाई साहब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना होती है 1875 में। ये एशिया का सबसे पुराना दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज है। अगर दोनों का मुख्यालय पूछे, मुंबई के अंदर दोनों का मुख्यालय स्थित है। लेकिन जब भी सवाल आपसे पूछेगा ना, जब भी सवाल आपसे पूछेगा तो एक सवाल ध्यान रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सीधा ध्यान रखना, इसका सूचकांक है दोस्तों सेंसेक्स। यही सवाल है जो घूम घूम के आएगा आपके सामने। इसका सूचकांक है सेंसेक्स और इसका सूचकांक है निफ्टी। क्या है? निफ्टी। इन दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। और अगर आपसे पूछे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका जो सूचकांक है वो है दोस्तों निफ्टी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, इसीलिए मैंने आपको लिखाई है इसकी स्थापना 1875 में। दोनों का मुख्यालय कहां है? मुंबई के अंदर दोस्तों दोनों का मुख्यालय। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये तो छपेगा दोस्तों क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष
कौन थे? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया, सिंधु खुल्लर। जल्दी छाप के बताओ कौन इसके अध्यक्ष थे। मैं इतने सारी जानकारी लिखता हूं आपके सामने। नीति आयोग दोस्तों है ना 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछे आपसे प्रधानमंत्री, कौन? प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद। क्या? सहकारी संघवाद। आया आंसर? हाँ, राजीव कुमार। ये जितने भी राजीव कुमार वाले हैं ना, इनमें सूतली बम बांध के नहीं विस्फोट मार दूं। पढ़ेगा कौन गुरुजी? इतना आसान क्वेश्चन पूछते हो आप, है ना। हाँ, छोड़ो पहला, हमने देखा उपाध्यक्ष और जय माता दी राजीव कुमार। अरे मेरा रसगुल्ला, पहला उपाध्यक्ष पूछा है क्या? पहला उपाध्यक्ष राजीव कुमार तो दूसरा है। ये वर्तमान में, क्या ये दोस्तों वर्तमान में है? अमिताभ कांत वर्तमान में सीईओ। कौन है वर्तमान में सीईओ? पहले उपाध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगड़िया। कौन? पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। पहले सीईओ दोस्तों सिंधु खुल्लर। कौन है पहले सीईओ? सिंधु खुल्लर। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस सिद्धांत पर दोस्तों ये काम करता है कौन? आपके नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग काम करता है। केंद्र और राज्य दोनों दोस्तों नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। चारों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? याद है आपको? 1949, 1 जनवरी 1949 पहली बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों, और वो बैंक थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में अगर आपसे पूछे 1969, इसमें दोस्तों 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर आपसे पूछे 1980, इसमें ध्यान रखना 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 के अंदर किया गया। गरीबी के दुष्चक्र को किसने परिभाषित किया? तो ध्यान रखना नरकसे दोस्तों इसने परिभाषित किया है गरीबी का दुष्चक्र। मतलब एक बार दोस्तों जो इस चक्र में फंस गया, जो दोस्तों गरीबी के दुष्चक्र में फंस गया, वो फिर दोस्तों इसी के अंदर चक्कर काटता रहता है। पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे रेल बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग, किस समिति की सिफारिश पर विलय किया गया? अगर पूछे आपसे अलग किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो वो दोस्तों समिति थी एकवर्थ कमीशन। कौन सी थी? एकवर्थ कमीशन। इसकी सिफारिश पर अलग किया गया। और सन 2017 में किसकी सिफारिश पर इन्हें विलय कर दिया? तो लिख लेना दोस्तों, ये समिति है विवेक देबरॉय समिति। कौन सी है? विवेक देबरॉय समिति। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना, रेल बजट आम बजट को अलग, एकवर्थ कमीशन। अगर पूछे दोनों को किसने मिलाया? ये मिलाया विवेक देबरॉय समिति। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई? तो 11 अक्टूबर 2014 को की गई। और 11 अक्टूबर दोस्तों ये ध्यान रखना जयप्रकाश नारायण। क्या? जयप्रकाश नारायण। और इनके द्वारा कौन सी क्रांति स्टार्ट होती है? संपूर्ण क्रांति। कौन सी होती है? संपूर्ण क्रांति। भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो लिखना दोस्तों, पहली तो है भुवनेश्वर। कौन सी है? भुवनेश्वर। 100वीं है दोस्तों शिलोंग। कौन सी है? शिलोंग। और सबसे अधिक पूछे कहां पर है? तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश। कहां है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन, कथन 1 कथन 2 आपके सामने है। मैं फिर कह रहा हूं, इकोनॉमिक्स जो है ना, ये खेल केवल इस बात का है कि किसने पूरी शिद्दत से बिना मैदान में हारे हुए जंग को लड़ा है।
इकोनॉमिक्स बड़ा आसान खेल है, फिर आपसे कह रहा हूं बार बार, ये बड़ा आसान खेल है, बस सवाल को आराम से पढ़ना होता है और मैदान छोड़कर भागना नहीं होता। देखिए कथन एक, कथन दो आपके सामने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप की नीति होती है। कथन दो है, समाजवादी अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। समस्या यह है कि ये दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो दोस्तों दोनों की दोनों पूंजीवादी की है। किसकी है? कैपिटलिज्म की दोस्तों व्यवस्था है पूंजीवादी। पूंजीवादी की खास बात क्या है? इसमें दोस्तों निजी स्वामित्व होता है। किसका? जो प्राइवेट है इसका स्वामित्व होता है। दोस्तों इसमें मांग और पूर्ति इस पर निर्धारित करता है ये, सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। क्या? सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। और दूसरी व्यवस्था होती है वो है समाजवादी। क्या है? समाजवादी। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, सरकार का नियंत्रण होता है। किसका? सरकार का नियंत्रण है इसमें, और इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याण। क्या है? लोक कल्याण इसका उद्देश्य है। ये कहां पर स्थित है? अमेरिका के अंदर है। ये दोस्तों नोट करना, रूस के अंदर। कहां? रूस में। भारत वालों से पूछा, दोनों कथन सही है। अरे बेटा दोनों सही नहीं है। भारत वालों से पूछा क्या करोगे तुम, ये लोगे या फिर ये? भारत ने कहा थोड़ा ये थोड़ा ये, दोनों हाथ में लड्डू। तो लिखना दोस्तों, भारत ने दोस्तों कौन सी व्यवस्था अपनाई है? भारत ने इनका मिक्सअप जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब जहां सरकार की भी चलेगी और जहां दोस्तों निजी सेक्टर जो है इसकी भी चलेगी, दोनों की चलेगी। हमारा है मिश्रित है। तो पहला ऑप्शन एकदम ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की हस्तक्षेप की नीति होती है। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। यह भी दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम ठीक है। वित्तीय बाजार और पूंजी बाजार को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? बड़ा बारीक अंतर है। अगर आपसे पूछे फाइनेंशियल मार्केट, किसे? फाइनेंशियल मार्केट, या हिंदी में लिख दो वित्तीय बाजार, इसे कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछे कैपिटल मार्केट, क्या पूछे? कैपिटल मार्केट या दोस्तों पूंजी बाजार, इसे कंट्रोल करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दो सवाल थे, दोनों आपके सामने। फाइनेंशियल मार्केट ध्यान रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। छिपी बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? छिपी बेरोजगारी का मतलब है जहां पर एक लोग की जरूरत थी वहां 5 लोग घुसे हुए हैं, वो है छिपी बेरोजगारी। और ये एग्रीकल्चर के अंदर है। किसमें है? सबसे अधिक दोस्तों किसमें है? एग्रीकल्चर जो है, जो कृषि है, इसमें होती है कौन सी? छिपी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमी दोस्तों एक तो होती है क्लोज। क्या है? क्लोज है, बंद है। और एक होती है दोस्तों ओपन, या फिर आपसे पूछे मुक्त। कौन सी है? खुली अर्थव्यवस्था। कौन सी? खुली। बंद का मतलब है दोस्तों जो अपनी घरेलू सीमा के अंदर ही लेन देन करता है। क्या? लेन देन करता है, वो दोस्तों बंद है। और खुली का मतलब है जो दोस्तों विदेश के संग, मतलब जिसमें आयात निर्यात होता है। क्या? जिसमें दोस्तों आयात निर्यात होता है विदेश के साथ में, वो होता है आपके खुली इकोनॉमी। कौन सी है? ओपन। तो बंद अर्थव्यवस्था जिसमें दोस्तों आपके घरेलू सीमा के अंदर लेन देन होता है, विदेश से कोई संबंध नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया। कैसी है? नॉर्थ कोरिया इसका एग्जाम्पल हो सकता है। भविष्य में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बंद हो, कोई भी देश नहीं है। नॉर्थ कोरिया भी चीन के साथ में व्यापार करता है। फिर भी अगर कोई एग्जाम्पल समझना होगा तो नॉर्थ कोरिया समझ लेंगे। बुल और बियर की अवधारणा किससे संबंधित है? बुल और बियर दोस्तों लिख लेना, ये
शेयर मार्केट किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से संबंधित है बुल और बियर। अगर आपने दोस्तों हर्षद मेहता वाली फिल्म देखी हो ना, उसमें देखना बाहर की साइड दोस्तों क्या है, एक आपके बुल जो है वो दोस्तों काला सा ऐसे खड़ा होता है ना, ऐसे खड़ा होता है दोस्तों। बुल का अर्थ है तेजड़िया और दोस्तों बियर का अर्थ है मंदड़िया। ध्यान रखना, हर्षद मेहता दोस्तों ये बुल था, क्या बुल था, और एक दूसरा और था ना उस फिल्म में, वो दोस्तों बियर था। जो ये सोचे कि शेयर मार्केट गिरेगा, शेयर के दाम गिरेंगे, वो तो बियर है, और जो ये सोचे शेयर के दाम बढ़ेंगे, वो दोस्तों बुल है। अगर पूछे आपसे बुल क्या है तो नोट करना, बुल तो है दोस्तों तेजड़िया। कौन है? तेजड़िया है। लिख लेना यहां पर हर्षद मेहता। कौन? हर्षद मेहता दोस्तों ये बुल है। अगर आपसे पूछे बियर क्या है तो बियर ध्यान रखना दोस्तों मंदड़िया। कौन है? मंदड़िया। वैसे भी दोस्तों बियर पी के वैसे भी इंसान क्या होता है? मंदड़िया हो जाता है। क्या मतलब? बियर पी के दोस्तों इंसान गिरता ही है ना। बियर पी के वैसे भी दोस्तों इंसान गिर ही जाता है, क्या लेट जाता है, गिर जाता है। तो ध्यान रखना, जो ये सोचे शेयर के दाम गिरेंगे, वो दोस्तों आपके कौन है? बियर है। कौन है? बियर है। जो ये सोचे शेयर के दाम बढ़ेंगे, वो दोस्तों बुल है। कौन है? बुल है। इनका संबंध शेयर मार्केट से। अगला क्वेश्चन है, सेंसेक्स किसका सूचकांक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका सूचकांक है सेंसेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और दोस्तों समाजवादी दोनों का मिक्सअप जिसके अंदर है, सरकार और निजी सेक्टर दोनों है, इंडिया इसका एग्जाम्पल है। मानव विकास सूचकांक के क्या आधार है? लिख लेना, 3 आधार है इस सूचकांक के। प्रति व्यक्ति आए दोस्तों, पहला इसका आधार हो गया। दूसरा आधार अगर आपसे पूछे साक्षरता, क्या है? साक्षरता है। और तीसरा जो आधार है दोस्तों वो है इसका जीवन प्रत्याशा। क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। कौन जारी करता है? यूएनडीपी दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी करता है। 1990 में ये स्टार्ट होती है और महबूब उल हक इसके द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब आई दोस्तों? 1948। कब आती है? 1948 में पहली बार औद्योगिक नीति। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से सुमेलित है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताया रूस नहीं है। कौन है दोस्तों? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। समाजवादी अर्थव्यवस्था ये अमेरिका नहीं है दोस्तों, यह है रूस। कौन है? रूस। और मिश्रित अर्थव्यवस्था ये दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? यंग हिल्टन कमीशन। कौन सा है? यंग हिल्टन आयोग, या फिर इसे कहते हैं शाही आयोग। क्या बोलते हैं? शाही आयोग। और अगर आपसे पूछे अधिनियम कब का है? 1934 का अधिनियम। और अगर पूछे स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। और अगर पूछे मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में दोस्तों इसका मुख्यालय है। पहले इसके अगर पहले गवर्नर पूछे आपसे तो ध्यान रखना दोस्तों, आपके पहले गवर्नर कौन थे? एस बोन स्मिथ जो हैं पहले गवर्नर है इसके। पहले भारतीय गवर्नर, तो नोट करना दोस्तों, पहले भारतीय गवर्नर है सी डी देशमुख। कौन है? सी डी देशमुख है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा तो लिखना शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके गवर्नर। चारों पॉइंट नोट करना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यंग हिल्टन आयोग, 1934 का अधिनियम, 1 अप्रैल 1935, मुंबई में इसका मुख्यालय, पहले गवर्नर स्मिथ हैं, पहले भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख हैं, वर्तमान में शक्तिकांत दास है। और अगर आपसे पूछे कि दोस्तों इसके साथ में वर्तमान में शक्तिकांत दास है, एक गवर्नर होता है, 4 दोस्तों
दोस्तों इसमें डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर होते हैं 4। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है, लिख लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। 3 मेंबर दोस्तों इसमें आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर जो हैं वो इसमें दोस्तों सरकार के द्वारा अपॉइंट होते हैं। टोटल कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर। इसका काम क्या है? मुद्रास्फीति जो है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है दोस्तों, इसे कंट्रोल में रखना, ये इसका काम है। क्या? महंगाई को कंट्रोल रखना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल रखना, ये दोस्तों इसका काम है। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के कौन है? शक्तिकांत दास दोस्तों ध्यान रखना 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखिए, चलैया समिति दोस्तों मैंने आपसे कहा था कर सुधार, किससे है? कर सुधार से संबंधित है चलैया समिति। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 112 के अंदर बजट को दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल, क्या कहा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये दोस्तों इसे कहा गया है। ध्यान रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों इसे कहा गया। और सबसे अधिक बार किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई। किसने? मोरारजी देसाई ने। और पहली बार किसने पेश किया? षणमुखम सेठी। किसने? षणमुखम सेठी ने पहली बार किया। और सबसे बड़ा दोस्तों ये ध्यान रखना, निर्मला सीतारमन ने सबसे दोस्तों लंबा भाषण दिया। भिलाई दुर्गापुरा राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? लिखो छपेगा। क्या छपेगा दोस्तों? ये वो क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक्स में आ सकता है, ज्योग्राफी में आ सकता है या करंट में आ सकता है, तीनों में आ सकता है। तो आप नोट कर लेना, जिनको पता है उन्हें भी छापना है और जिन्हें नहीं पता वो तो छापेंगे। अगर आपसे पूछे भिलाई, दूसरा है दोस्तों राउरकेला, ये एसआई में भी पूछा गया अभी हाल ही में, भिलाई राउरकेला। तीसरा लिखना दोस्तों दुर्गापुरा, कौन है? दुर्गापुरा। और चौथा लिख लेना आप दोस्तों बोकारो, कौन है? बोकारो। अगर पूछे भिलाई की स्थापना किसके सहयोग से? सोवियत संघ। किसके? सोवियत संघ के सहयोग से। अगर अगला क्वेश्चन राउरकेला, इसकी लिखना दोस्तों जर्मनी। अगर पूछे दुर्गापुरा, ये दोस्तों ध्यान रखना यूके, आपके ब्रिटेन। और बोकारो, इसकी स्थापना सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़। कहां है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला दोस्तों ये स्थित है उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा में। दुर्गापुरा ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और बोकारो ये स्थित है झारखंड। कहां है? झारखंड। अगर आपसे पूछे इन तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना, और अगर पूछे तीसरी पंचवर्षीय योजना तो इसकी स्थापना होती है तीसरे 5 ईयर प्लान में। इस क्वेश्चन को पूरी शिद्दत से छापना, 1 नंबर आपको दिलाएगा। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे किस देश के सहयोग से, दूसरा क्वेश्चन कहां पर स्थित है, और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये आपके कौन सी पंचवर्षीय योजना में इन्हें बनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है? किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय। सवाल को गड़बड़ मत करके आना। अगर पूछे प्रकाशित कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। और अगर पूछे आपसे इसे तैयार कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो इसे तैयार करता है। प्रकाशित कौन करता है? फिनांस मिनिस्टर इसे प्रकाशित करता है। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा? यूएनडीपी, इस संस्था के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित होती है।
सीएसओ नहीं है, वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय। इसीलिए कह रहा हूं आराम से पढ़ना। आर्थिक जो सर्वेक्षण है बजट से एक दिन पहले आता है आर्थिक सर्वेक्षण। कौन करता है इसको? फिनांस मिनिस्टर। लेकिन ध्यान रखना तैयार कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये मेरी तरफ से आपके लिए इकोनॉमिक्स की एक क्लास थी। क्या ये इकोनॉमिक्स की एक क्लास है? देखिए मैं चाहता तो दोस्तों आपके सामने 1 घंटा जो है ना वो नेशनल इनकम पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपको? राष्ट्रीय आय पढ़ा था। और इसके अंदर मैं आपको पढ़ा था जीडीपी क्या होती है। क्या जीडीपी क्या होती है मैं आपको आराम से समझाता। देखो जीडीपी का मतलब क्या है? एक वर्ष के अंदर, क्या एक वर्ष के अंदर आपके जो अंतिम वस्तु और सेवा है जिसका उत्पादन किया गया है उसका जो मूल्य होता है वो जीडीपी कहलाता है। फिर मैं आपको समझाता ये घरेलू सीमा है, ये दोस्तों राष्ट्रीय सीमा है, ये अंतरराष्ट्रीय है। और फिर मैं आपको समझाता राष्ट्रीय आय की इतनी विधियां होती हैं। एक आपके एक्सपेंडिचर मेथड है, एक प्रोडक्शन मेथड है। आपको आराम से 1 घंटे लपेटता, क्या पूरा 1 घंटे लपेटता आपको। और आप कहते क्या बात है गुरुजी, मजा आ गया, आपने क्या 1 घंटे में नेशनल इनकम को समझाया है। सवाल कितना आएगा? 1। सवाल कितना आएगा? 1। क्या उखाड़ा? कुछ भी नहीं उखाड़ा। क्या उखाड़ा? कुछ भी नहीं उखाड़ा। 1 घंटा पढ़ के आपने एक सवाल ठीक कर दिया। कोई आपने बड़ा काम नहीं किया। हाँ, संतुष्टि आपको हो गई कि गुरुजी 1 घंटे आपने राष्ट्रीय आय पढ़ाया, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, सब आपने पूरी शिद्दत से पढ़ा है। उखाड़ा क्या? सवाल यह है क्या उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ा। एक क्वेश्चन सही करके आए, वो भी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ इसका सवाल ठीक करना बड़ी टेढ़ी खीर है। और अगर आप सोचो इस 1 घंटे की क्लास से आपके 3 क्वेश्चन ठीक हो गए, 3 क्वेश्चन आए और आप वो ठीक करके आ गए, 3 में से 2 भी ठीक कर दिए मान के चलो, तो आप बताओ ये वाला है ये वाला, ये तो आपको सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाएंगे ना, ये तो पढ़ाएंगे। हम तो सीधा तबाही मचाने वाले हैं। क्या सीधा दोस्तों तबाही मचाने वाले हैं हम, है ना। इसलिए जैसा आपको मतलब मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो आप यकीन मानिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपना 1 घंटा अगर आपको दे रहा हूं और आप मुझे 1 घंटा दे रहे हो तो मैं आपको पूरी शिद्दत से वो पढ़ाऊं जो पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण, जो निचोड़ होता है, जो निचोड़ है ना, जो जिस्ट होता है वो आपको पढ़ा सकूं। अब देखिए कल सुबह आपकी क्लास 6 बजे, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। क्या ये तो आपको लेनी है कल शाम को 8 बजे। इसको आप नोट करना, कल शाम को 8 बजे, 24 तारीख को शाम को 8 बजे। क्या 8 बजे पर्यावरण किसकी क्लास होगी? पर्यावरण की होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। क्या ये वो टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या हर एग्जाम में पूछा जाएगा। पर्यावरण में क्या आता है दोस्तों? पर्यावरण में एक तो क्वेश्चन आते हैं आपके कि इसके कुछ शब्द हैं। क्या कुछ शब्द हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है। या दोस्तों पर्यावरण में करंट से क्वेश्चन बनता है। किससे? करंट से। या पर्यावरण में दोस्तों कुछ सम्मेलन हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए, कुछ महत्वपूर्ण दिवस है पर्यावरण की रक्षा के लिए, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है और कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है। यही सब कुछ आता है एनवायरमेंट में। तो कल दोस्तों आपके सामने ये जो है शाम को 8 बजे क्लास होगी। फिर कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, एनवायरमेंट की क्लास है कल शाम को 8 बजे। ठीक है चलो तो फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, तैयारी को मजबूत करना, अपना ध्यान रखना, पड़ोसी का ध्यान रखना, क्योंकि सिलेक्शन के बाद में डीजे उसी के घर के आगे बढ़ाना है आपको। ठीक है, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होगी क्लास, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होगी। एनवायरमेंट की है ना? हाँ एनवायरमेंट की है। अरे रीट में तो आएगी है ना? हाँ मैं रीट को सोच के कल पढ़ा रहा हूँ, वरना तो मैं दोस्तों इसको बाद में पढ़ाता ना, पर रीट का सोच के ही मैं इसको कल पढ़ा रहा हूँ ना। रोटी खा ली क्या? अरे नहीं खाई, अभी खाऊंगा। चलो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है। कौन कह रहा तुमसे इकोनॉमिक्स पढ़ने की? कौन कह रहा है? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है आपको। आपको इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़नी है एग्जाम के लिए।
आपको माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़नी है, आपको तो पेपर में जो आएगा ना वो पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे ये पढ़ना है, बजट ये पढ़ना है, भारत सरकार की योजनाएं ये पढ़नी है, आपको इन पे फोकस करना है। आप 2 सवालों के लिए पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, पसीना टपक जाएगा तुम्हारा, सच कह रहा हूं आपसे, बड़ा पसीना टपकेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी मंच पर, यहीं मिलेंगे, पेपर को उसकी औकात दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहना, खुश रहना, मस्त रहना। सर इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट पूरी पढ़ाना। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, मैं वही पढ़ाऊंगा जो लिखा है ना यहां पर, करंट सम्मेलन दिवस संस्थान अधिनियम शब्द, यही पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ, जय हिंद। इंतजार करेंगे आपका 26 तारीख को रीट का एग्जाम जिनका भी हो, जोधपुर। कोशिश करेंगे हम ही आपसे मिलने आए, फिर भी अगर नहीं पहुंचे कहीं पर तो आपको मिलने आना। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट जो है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज होता है। 243 आई में क्या है? अरे आई का मतलब इनकम, इनकम का मतलब वित्त आयोग। इतना क्या माथे पे जोर मार रहा है? इतना जोर थोड़ी लगाना होता है दिमाग पे, रे फट जाएगा, इतना जोर मत लगाया कर। 243 आई जो है ना, आई का मतलब इनकम, इनकम का मतलब कौन सा आयोग? राज्य वित्त आयोग। इतना दिमाग मत लगाया कर, फट जाएगी खोपड़ी, है ना, छोटी सी तो है बेटा। इनकम का मतलब राज्य वित्त आयोग। ठीक है, 243 आई। सर आप रसगुल्ला कहना बंद कीजिए। अरे भाई इसको शांति दो, आपको सुनेगा ही नहीं, बात खत्म हो जाएगी ना। हाँ, खाना खा रहा हूं, आ जाओ। आ रहा हूं, बस निकल लिया, निकल पड़ा है कारवां जो धड़क रहा था सालों से, अब की बार पड़ा है पाला उत्कर्ष के जवानों से। थैंक यू। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़